Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will start our chapter number 10. 10 के भी दो पार्ट हैं, का एंड खा, यानी पार्ट ए और पार्ट बी आप कह सकते हैं। दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। एक ही वीडियो में हम एक पार्ट कर लेंगे और दूसरी वीडियो में 10 चैप्टर का बी पार्ट कर लेंगे। ये ए बी पार्ट बस नाम ही है, चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट हैं। लाइक ऐसा मान लीजिए चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जैसे होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर हैं। तो इसमें हम वन शॉट वीडियो में पूरा आज का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बाकी के चैप्टर्स अगर आपको देखने, आप प्लेलिस्ट में जाके आपको सब चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये सब मैं अभी वीडियो बना चुकी हूँ, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो दोबारा से बनाना, वही चीज़ बोलना, सेम रिपीट करना। किसी इशू की वजह से वीडियो सेव नहीं हो पाई और वीडियो में वॉइस नहीं आ पाई। अब दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है इसमें। थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना भी, अगर आप सपोर्ट कर देते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर देते हैं तो अच्छा लगता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें, उससे मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का। क्योंकि हिंदी मीडियम्स के लिए बहुत कम चैनल है, इसलिए मैं हिंदी मीडियम के लिए बनाती हूँ। और वैसे मेरी कमांड इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है, इंग्लिश मीडियम के होम साइंस हो या कोई भी हो, लेकिन मैं उस पर नहीं बनाती, हिंदी पे बनाती हूँ। और अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है या कोई भी अगर आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करें। मेक श्योर आई विल इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, जो भी आपका कंसर्न होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर देती हूँ ताकि दोबारा से स्टार्ट कर सकें। जस्ट अ मिनट। यस, तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने पूरा इरेज कर दिया सब कुछ, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो अध्याय 10 चैप्टर 10 का जो नाम है वो है विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, जिसका हम आज का वाला पार्ट कर रहे हैं। एक ही वीडियो में पूरा पार्ट कर लेंगे वन शॉट में। क्या नाम है? पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में है, और स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में है, और स्वास्थ्य विज्ञान यानी हेल्थ के जो भी साइंटिफिक चीज़ें होती है, साइंस होता है, विज्ञान साइंस को कहते हैं, तो साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम से ही समझ आ रहा है स्वास्थ्य, तो हमें हेल्थ के बारे में जानना है कि हेल्थ क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य के बारे में समझते हैं। तो आप सब जानते हैं हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ये पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया या किसी एक कंट्री की नहीं, पूरे वर्ल्ड की संगठन है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए। हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है, सभी हेल्थ के मैटर को देखती है। पूरी दुनिया की जो भी बीमारियां हैं उनके सिम्टम्स बताती है, उनसे कैसे बचना है वो बताती है, हमें जागरूक करती है हमारे हेल्थ के सारे कंसर्न से रिलेटेड। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की क्या डेफिनेशन है, ये समझते हैं। शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छे होने की स्थिति है। शारीरिक यानी कि फिजिकली, आप अगर फिजिकली फिट हैं, शारीरिक अगर आप अपने हाथ पैर अच्छे से चला सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, तो इट मीन्स आप फिजिकली फिट हैं। भावनात्मक यानी आपके इमोशंस पर अगर आपको कंट्रोल है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। सामाजिक यानी आपके समाज में आपके अच्छे संबंध हैं लोगों के साथ, आपके सोशल इंटरेक्शन अच्छे हैं, तो ये अच्छे होने की स्थिति जो है स्वास्थ्य में इंक्लूड हो जाएगी। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तो हम कह देंगे अगर वो तो स्वस्थ है क्योंकि वो उसको कोई बीमारी नहीं है इसलिए वो स्वस्थ है। नहीं, बीमारी ना होना स्वस्थ में एक कैटेगरी है, लेकिन और भी कुछ कैटेगरी हैं स्वस्थ होने की। वो क्या क्या है? शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। शारीरिक यानी फिजिकली, भावनात्मक इमोशनली, मेंटली, और सामाजिक यानी आपके सोशल इंटरेक्शन सोशली। तो इन तीनों रूप से अगर आप अच्छे होने की स्थिति में हैं तो आप, इट मीन्स हेल्थ आपकी अच्छी है, आप स्वस्थ हैं। ये केवल रोगों से, रोग यानी बीमारियों से अशक्तता के ना होने की स्थिति नहीं है। ये नहीं है कि आप स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई रोग ना हो, अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य की रीति क्या होती है? मतलब कि जो हमने इससे पहले वाली लाइन में क्या पढ़ा कि केवल रोगों अथवा अशक्तता के ना होने की स्थिति नहीं है। ये ऐसी स्थिति नहीं है कि आप की स्वास्थ्य सही मानी जाएगी अगर आपके पास कोई रोग नहीं है, आप अगर बीमार नहीं हैं, बल्कि अर्थात क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य की रीति यानी कोई भी बीमारी या फिर आप कोई भी परेशानी कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं शरीर में। शारीरिक स्वास्थ्य की रीति, आपके शरीर में जब भी कोई बीमारी हो या परेशानी हो,
शरीर के किसी भी भाग या अंग के कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन या बदलाव, यानी आपके बॉडी का, शरीर का कोई भी अंग है, कोई भी पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो सही तरीके से कार्य करने की जो उसकी एबिलिटी है वो नहीं कर पा रहा है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह काम नहीं कर पा रहा है, वर्क नहीं कर पा रहा है आपके बॉडी का कोई भी पार्ट, और उसमें उसकी क्षमता में परिवर्तन आ रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आप जो जैसे पहले थे उसमें बॉडी पार्ट में कुछ चेंज आ रहे हैं कि आप पहले की तरह अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वह सामान्य प्रकार के कार्य करने में बाधा उत्पन्न करना, यानी सामान्य नॉर्मल टाइप के जो भी काम होते हैं ना, उसमें आपको बाधा आ रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और पूर्ण रूप से स्वस्थ ना रहने की स्थिति है। और पूर्ण रूप से यानी फुली या फिर प्रॉपरली तरीके से आप स्वस्थ इसमें नहीं होंगे, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? उस स्थिति को कहेंगे कि आप शारीरिक स्वास्थ्य की रीति होना। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, या तो आप नॉर्मल कोई भी प्रकार के सामान्य काम नहीं कर पाएंगे, बाधा उत्पन्न होगी, या फिर काम करने की जो एबिलिटी या क्षमता है उसमें कोई भी चेंज आ जाएगा, आपके बॉडी के पार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, या पूर्ण रूप से यानी प्रॉपरली कंप्लीटली जो सही तरीका है स्वस्थ काम करने का, पूर्ण रूप से स्वस्थ ना रहने की, आप कंप्लीटली हेल्थी नहीं हैं इसमें, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बची हुई है, पूर्ण रूप नहीं हो पाएगा। तो यह है स्वास्थ्य की डेफिनेशन। सेकंड है स्वास्थ्य के आयाम। अब आपको आयाम पढ़ना है। आयाम क्या है हमने अभी डेफिनेशन में जाना था। स्वास्थ्य की परिभाषा अभी हमने जानी, उसमें विभिन्न तरीके के क्या थे? शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक आयामों को समाहित करती है। तो कितने क्या क्या आयाम को समाहित करती है? स्वास्थ्य की परिभाषा शारीरिक यानी फिजिकल, सामाजिक यानी सोशल तथा मानसिक यानी मेंटल, इन सारे आयामों को समाहित करती है डेफिनेशन स्वास्थ्य की। थर्ड है सामाजिक स्वास्थ्य। अब हम तीनों आयामों को पढ़ेंगे, जैसे पहले सामाजिक को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट मानसिक और शारीरिक को जानेंगे। सामाजिक क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है? सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि समाज मतलब सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है? आपकी गली में, आपके आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं, उनसे मिलकर आपका समाज बनता है। उनसे आपका किस तरीके का इंटरेक्शन है, किस तरीके की बातचीत है, आप उनके साथ कैसे व्यवहार रखते हैं और वो लोग आपके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, उस पर आपकी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है। लोगों पर भी कैसे डिपेंड करती है? देखिए, किसी भी देश में, राज्य में या नगर में रहने वाले व्यक्तियों का सामाजिक स्वास्थ्य, अब आप ऐसे समझ सकते हैं ये पूरा एक देश है। अब हर देश में छोटे छोटे राज्य होते हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, बंगाल, या बहुत सारे राज्य होते हैं एक देश में। अब उन राज्यों में नगर होते हैं, इन सब में नगर हैं, नगर यानी कि शहर होते हैं, इन सब में कुछ में गाँव भी होते हैं। तो जो नगर हैं, या तो आप एक देश के अंदर राज्य के अंदर भी अलग अलग वो होते हैं, नगर होते हैं। तो इससे आई होप आप समझ गए होंगे क्या बात कही जा रही है। आगे समझते हैं। किसी भी देश में या राज्य के लोग या फिर नगर में रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो सामाजिक स्वास्थ्य है वो किस पर डिपेंड करता है? सरकार द्वारा उन तक पहुंचाई जाने वाली अनिवार्य वस्तु, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, किसी भी देश की गवर्नमेंट या किसी भी राज्य की जो सरकार है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं, या फिर नगर के जो भी हेड होते हैं, तो उन सरकार द्वारा जो लोगों तक पहुंचाई जाने वाली अनिवार्य वस्तु हैं, ऐसी चीज़ें जो सरकार को मस्ट है कि लोगों तक वो पहुंचाए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं। तो अगर कोई ऐसी सरकार जो उन तक चीज़ें नहीं दे रही है, तो सामाजिक स्वास्थ्य लोगों का खराब होगा। और जिनके पास सरकार अच्छी तरीके से उनकी सारी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही गवर्नमेंट के थ्रू, तो उनके शारीरिक स्वास्थ्य, वो सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी। सेवाओं को उपलब्ध करवाना, यानी उनके लिए अलग अलग तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराने के समान अवसर, यानी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेवा की लोगों में। अमीर गरीब छोटा बड़ा इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा उस सोसाइटी में। वह प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर एक व्यक्ति की उन तक पहुँच पर निर्भर करता है। ये नहीं है कि अमीरों को तो मिल रहा है लेकिन गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, या फिर ऊंच नीच हो रही है, कुछ लोगों को तो मिल रहा है कुछ को नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसे समाज में जो भी हर व्यक्ति है उसको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से, तो वो उनकी सामाजिक स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का और सामाजिक स्वास्थ्य पर क्या डिपेंड करता है? लोगों का इंटरेक्शन भी। जैसे सेकंड ये क्या पॉइंट लिखा है? इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का उस समाज में रहने वाले जो अन्य व्यक्ति हैं, जो अदर पीपल हैं उस सोसाइटी के, उस समाज के, सामाजिक संस्थाओं यानी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, उससे कितने अच्छे प्रकार व्यवहार करता है। यानी आपके पड़ोसी आपसे किस तरीके से व्यवहार रखते हैं, आप उनसे किस तरीके से व्यवहार रखते हैं, आपका जो वर्क लाइफ है आपके, उसमें लोगों के साथ कैसे संबंध हैं, वो इसमें अगर उनके साथ आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो आपकी दिमाग में टेंशन चलती रहेगी और सामाजिक आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहेगा।
सामाजिक स्वास्थ्य तब अच्छा रहेगा जब आपके उनके साथ जो बात करने का तरीका, आपके जो उनके साथ इंटरेक्शन है, आपके उनके साथ जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए और उनका भी आपके साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। इसमें किसी भी व्यक्ति के सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल और समाज के सदस्य यानी जो सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनके सदस्यों के रूप में काम करने की दक्षता शामिल है। स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सामाजिक निर्धारक हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, यानी समाज से जुड़े हुए। अगर आपके समाज में ये चीज़ें होंगी तो आपकी हेल्थ डिपेंड करती है आपकी सोसाइटी पर भी। ये इन कुछ पॉइंट से समझाया गया है, पढ़ते हैं। पहले रोज़गार की स्थिति, अगर आपकी सोसाइटी में रोज़गार एम्प्लॉयमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की या बिजनेस होगा, किसी भी तरीके से उनको रोज़गार मिलना चाहिए, तो वो उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी ओवरऑल लोगों की। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे सोसाइटी में किसी में, तो लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। कार्यस्थलों में सुरक्षा भी होनी चाहिए, उस सोसाइटी में प्रोटेक्शन होनी चाहिए, चोरी वगैरह का डर नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो सुरक्षा होगी लोगों की, तो उससे कार्यस्थलों में भी लोगों का क्या होगा, वो सेफ फील करेंगे, ओवरऑल उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, यानी उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए। जैसे कि दिल्ली में वो बने हुए हैं अलग अलग जगहों पर, थोड़ी थोड़ी दूरों पर मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं। अब उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू उनको क्या जाता है, वो अपनी इलाज करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अलग अलग तरीके के वहाँ पर किसी भी एरिया में ऐसा ना हो कि वहाँ पर पहुंच नहीं हो रही, लोग बीमार हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर्स होने चाहिए, वहाँ पर हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है, वहाँ पर क्लिनिक्स का होना ज़रूरी है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की ईजिली पहुँच हो सके। सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाएं, वर्जित कार्य और मूल्य प्रणाली, इतने हार्ड वर्ड्स हैं, इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि लोगों को अपने धर्म की छूट होनी चाहिए, लोगों को राइट होना चाहिए अपने रिलीजन का, कि अपने वो फ्रीली किसी भी धर्म को किसी भी सोसाइटी में फॉलो कर सकें और उनके पास कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी जो अगर वो फ्री रहेंगे इन सब चीज़ों से, यानी फ्री होंगे, अपने मन का कोई भी रिलीजन फॉलो करेंगे। सामाजिक आर्थिक यानी आर्थिक तौर पे यानी इकोनॉमिक तौर पे अगर वो समृद्ध होंगे, लोग अच्छे होंगे, उनके पास पैसा होगा। और पर्यावरण संबंधी परिस्थितियाँ, ये भी पर्यावरण यानी जो इन्वायरमेंट है, लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी होगी, पेड़ पौधे होंगे तो ऑक्सीजन अच्छा होगा और ओवरऑल लोग खुश रहेंगे, लोग हैप्पी रहेंगे और लोगों की जो हेल्थ है वो मेनटेन रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो ये सारे पॉइंट जो इसमें हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी के। अब हम पढ़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति के भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से है। यानी मानसिक स्वास्थ्य जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है, किसी भी पर्सन की भावनात्मक यानी इमोशनल स्टेज और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल स्टेज। आप अगर साइकोलॉजिकली और इमोशनली फिट हैं, इसका मतलब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। अगर आपके दिमाग में कोई भी तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, आप अगर ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, जिसमें वह आवश्यकता पढ़ने पर अपनी संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव तथा भावनात्मक यानी इमोशनल क्षमताओं का उपयोग सुचारू रूप से यानी अच्छे ढंग से आपको आना चाहिए। कि अगर आपके इमोशंस आपको किस तरीके से काबू करने हैं, आपको अपने इमोशन पर काबू करना आना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए कि आप अपने इमोशंस को सही जगह पर यूज़ करें और किसी भी बुरे पर्सन के लिए अपने इमोशंस को वेस्ट ना करें। आपको ये मैनेज करना आना चाहिए, अपने इमोशन को ठीक ढंग से सही तरीके से यूज़ करें और अपने दिमाग को भी ठीक ढंग से आपको सुचारू रूप से उपयोग करना आना चाहिए कि आपको कहाँ पे अपना इमोशन ज़्यादा देना है, कहाँ पे कम देना है और आपको कैसे अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि हमने सामाजिक स्वास्थ्य के कुछ पॉइंट देखे थे, इसके भी मानसिक स्वास्थ्य के कुछ सूचक हैं, पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ इन पॉइंट पर डिपेंड करती है। अब ये कौन से पॉइंट है, वह स्वयं को समर्थ और सक्षम महसूस करता है। समर्थ और सक्षम महसूस करता है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी अगर वो अपने आप पर बिलीव रखता है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखता है और वो सोचता है कि हाँ मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ, या मैं कोई भी चीज़ पे वो अपने ऊपर बिलीव रख सकता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। उसके अंदर खुद पर बिलीव होगा और वो हार्ड वर्क करेगा और वो किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा, अपने ऊपर वो डिपेंड होगा सिर्फ। तो वो क्या महसूस करेगा, खुशी महसूस करेगा और उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी।
सेकंड है वह दैनिक जीवन में सामने आने वाली दैनिक जीवन में जो सामने आने वाली सामान्य स्तर के तनाव से निपट सकता है। यानी आपकी डेली लाइफ में जो भी तरीके के तनाव आते हैं, आपकी लाइफ में जो भी रोज़ाना की प्रॉब्लम्स आती हैं, टेंशन आती हैं, आप उनसे बच सकते हैं, आप उनसे उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आप उनको सॉल्व करना जानते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। थर्ड है उसके संबंध संतोषप्रद है। उसके अगर संबंध लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं तो वो दिमाग में ओवर थिंकिंग करता रहेगा, और अगर उसके संबंध रिलेशन अच्छे हैं लोगों के साथ, वो हंसी मजाक करता रहेगा, तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। फोर्थ है वो स्वतंत्र जीवन बिता सकता है। यानी अगर उसको आज़ादी है अपना जीवन खुद से अपने तरीके पर जीने की, और वो स्वतंत्र है, फ्री है किसी भी रोक टोक से, तो वो मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी। और कुछ पॉइंट क्या है, किसी मानसिक या भावनात्मक तनाव की परिस्थितियों का सामना सहज रूप से कर सकता है। यानी वो मानसिक मेंटल कोई भी अगर उसके पास तनाव है उससे निपट सकता है, और अगर भावनात्मक तनाव अगर वो उसके कोई भी इमोशंस में उसको काबू नहीं है, तो वो मेंटल हेल्थ अपनी उसको डिप्रेशन हो सकता है, या दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर वो ओवर थिंकिंग करेगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इमोशन पर काबू रखना ज़रूरी है, और वो ये सहज रूप से कर सकता है, तो वो अपनी मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है। वो किसी बातों से डरता नहीं है। हाँ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति किसी की दूसरे व्यक्ति की कही हुई बातों से डरता नहीं है, और लोगों की बातों का बुरा नहीं मानता, लोगों का काम कहना होता है और लोग कुछ भी कह सकते हैं, और कभी भी लोग कोई सोचते समझते भी नहीं हैं कुछ लोग। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, वो डरता है किसी की बातों से और उसको बहुत सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, तो उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको तनाव हो सकता है, टेंशन हो सकती है, और उसकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। और अगर वो उससे डरता नहीं है तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से सामना करते हुए लंबी अवधि तक तनाव अवसाद महसूस नहीं करता है। यानी उसकी जीवन में जो लाइफ में आने वाली जो भी छोटी मोटी परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, वो उसका सामना करता हुआ क्या करता है, लंबी अवधि तक यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक तनाव से, यानी जो टेंशन है उसको महसूस नहीं करता है, तो वो खुश रहेगा। और अगर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, लाइक एक महीने तक, एक सालों तक सिर्फ घर में ही पड़ा हुआ है किसी प्रॉब्लम की वजह से, या उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया है कि वो बस चुप है, किसी से बात नहीं करता, अपने रूम में एक जगह पड़ा रहता है, खाना भी ढंग से नहीं खाता है, तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होगी, और उसको अलग अलग तरह की दिमागी बीमारी हो सकती हैं, डिप्रेशन आ सकता है। तो ये पॉइंट्स थे मेंटल हेल्थ पे जो डिपेंड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, इसको समझते हैं। चलिए शारीरिक स्वास्थ्य की पढ़ते हैं डेफिनेशंस। शारीरिक स्वास्थ्य में शारीरिक तंदुरुस्ती, अगर आप शरीर से तंदुरुस्त हैं, आपका शरीर तंदुरुस्त है, फिट फाट है, आप क्रियाएं अच्छे कर सकते हैं, यानी आप अपने हाथ पैरों से कोई भी काम करते हैं तो आपको थकन नहीं होती, क्षमताएँ शामिल हैं। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सामान्य गतिविधि कर पाना, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, हेल्थी पर्सन होता है, वो सामान्य गतिविधि कर पाता है, नॉर्मल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, काम होते हैं, वो कर पाता है, असाधारण रूप से थकान महसूस नहीं कर पाता। और वो लोगों की तरह के थोड़ा सा चल रही है तो उसकी सांस फूलने लग गई, या थोड़ा सा काम करने पे थक गया, तो अगर वो थकान महसूस नहीं कर पाता, इसका मतलब कि वो शारीरिक स्वस्थ है। और वो अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह कोई भी काम कर सकता है, तो इसका मतलब वो स्वस्थ है। आगे क्या लिखा है, संक्रमण और रोग के प्रति पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता का होना आता है। यानी किसी भी रोग से, संक्रमण से, बीमारी से अगर वो मुक्त है, बीमारी उसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब वो शारीरिक स्वस्थ है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य देखभाल। तो स्वास्थ्य देखभाल क्या होती है, इसको समझते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल करना, देखभाल यानी किसी की देखभाल करना, जैसे कोई बीमार हो जाता है उसको सारी उसकी जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करवाना, देखभाल करना। तो हेल्थ की कैसे देखभाल करी जाती है। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य की देखभाल करना ज़रूरी है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मॉनिटरिंग करने की, यानी कोई मॉनिटर कर रहा है आपकी स्वास्थ्य कैसे चल रही है, आप टेस्ट करवा रहे हैं अपने टाइम टू टाइम, या पुनर्स्थापित करने के लिए, या फिर आप बीमार पड़ गए तो आप हॉस्पिटल में या कहीं भी डॉक्टर के पास जाके अपनी दोबारा से वही वाली, पहले वाली जो आप ठीक थे वैसे वाली हेल्थ दोबारा से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन या अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। विभिन्न व्यक्तियों अथवा समुदायों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के एजेंटों, व्यवसायों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब ये स्वास्थ्य देखभाल कौन उपलब्ध कराता है, अलग अलग व्यक्ति, हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मी हमारा ख्याल रखती हैं, तो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भी ये प्रोवाइड करी जाती है आपकी देखभाल स्वास्थ्य की। और समुदायों के द्वारा भी, यानी ग्रुप के समुदायों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के एजेंटों
व्यवसायों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य की देखभाल में निवारक संवर्धन तथा चिकित्सीय देखभाल शामिल है, यानी डॉक्टर की जो डॉक्टर देखभाल करता है वो भी इसमें शामिल, जो हॉस्पिटल्स में देखभाल करी जाती है। चिकित्सीय डॉक्टर्स को कहते हैं, डॉक्टर चिकित्सीय देखभाल जो डॉक्टर देता है। अब हमारा 8 पॉइंट है, स्वास्थ्य देखभाल निम्न 3 स्तर पर होता है। अब हमने स्वास्थ्य देखभाल पढ़ लिया क्या होता है, ये 3 स्तर पे होता है। अब वो 3 स्तर क्या हैं इसको पढ़ लेते हैं। पहला है प्राथमिक देखभाल, दूसरा है द्वितीयक देखभाल और तीसरा है तृतीयक देखभाल, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। ये 3 तरीके से देखभाल होती है स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्या होती है, किसी गाँव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गाँव में जो छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं या दवाई घर होते हैं, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो प्राथमिक में आते हैं। प्राथमिक देखभाल उपलब्ध करवाते हैं किसी भी गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। द्वितीयक जो होता है वो ज़िला का अस्पताल होता है। अब गांव से हम निकल के ज़िला में आ गए, बड़े एरिया में, ये गांव था, इसके ज़िला में आ गए हम। ज़िला का जो भी हॉस्पिटल होगा वो द्वितीयक हमें देखभाल करेगा। और तृतीयक देखभाल होती है ज़िला अस्पतालों द्वारा भेजे गए रोगियों का इलाज यहाँ किया जाता है, यानी ना ही वो गांव में इतनी बीमारी है, उसको ऐसी कोई बीमारी कि वो गांव के हॉस्पिटल में नहीं हो सकती या गांव के क्लिनिक में नहीं हो सकती, इस ज़िला के अस्पताल में भी नहीं हो सकती। वो कहाँ होगी, ज़िला का जो अस्पताल है वहाँ से भेजा गया जो रोगी है उसका इलाज किया जाता है, यहाँ से भेज दिया जाता है किसी और बड़े हॉस्पिटल में। उदाहरण के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS जो है वहाँ भेज दिया गया, यानी किसी अस्पताल ने बोला है कि ये कोई भी बड़ी बीमारी है आपकी और आपको ज़िला अस्पताल में आपको इसका इलाज सही नहीं मिलेगा, आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो जो ज़िला अस्पताल रोगियों को किसी और जगह भेजते हैं वो होते हैं तृतीयक देखभाल में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वास्थ्य के सूचक। सूचक क्या होते हैं स्वास्थ्य के, एक तो मृत्यु दर, डेथ रेट, रुग्णता, रोग, पौष्टिक तत्वों की कमी की दर, यानी कितने लोगों ऐसे हैं जो डेथ रेट में आए हैं इस ईयर, ये ईयर बाय ईयर निकाला जाता है डेथ रेट के, इस साल कितने लोगों की डेथ हुई है। रुग्णता होती है जो रोगी होते हैं, जो बीमार होते हैं, इस साल कितने रोगी जो हैं, कितने लोग बीमार हुए हैं, जिनमें वो बीमार किस वजह कैसे देखा जाता है, कितने लोगों में पौष्टिक तत्वों की कमी हुई है तो वो निकाला जाता है। आवश्यकता दर निकाली जाती है, पोषण स्तर निकाला जाता है, न्यूट्रिशन का, स्वास्थ्य देखभाल वितरण निकाला जाता है, उपयोग, परिवेश, स्वास्थ्य नीति, जीवन की गुणवत्ता, इन सभी के सूचक बनाए जाते हैं और ये एवरी ईयर होता है और ये WHO का काम होता है। तो ये सूचक में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं पोषण और स्वास्थ्य क्या होता है, पोषण का क्या रिलेटेड है हमारी हेल्थ से। पोषण यानी न्यूट्रिशन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिए गए संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या है इसको समझ लेते हैं पहले, संतुलित आहार को। बैलेंस डाइट नाम से समझ आ रहा है बैलेंस वाली डाइट, ऐसा खाना जिसमें हमें सारे न्यूट्रिशन इक्वल अमाउंट में मिलते हैं, यानी सही मात्रा में मिलते हैं जितने होने चाहिए एक फिट बंदे के लिए। तो अगर कोई ऐसा खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब संतुलित आहार नहीं है, उसमें प्रोटीन तो है ही नहीं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है नहीं या बहुत कम है और फैट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा खाना जो होगा, जैसे कि फ़ास्ट फूड होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, उसमें क्या फैट बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उससे लोगों की हेल्थ ख़राब होगी। तो हम इसलिए संतुलित आहार को प्रीफर करते हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिशन इक्वल अमाउंट में है, और वो इक्वल अमाउंट कैसे है कि उस पर्सन के अकॉर्डिंग, जो जितने उसको उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको जितने डाइट में अपने न्यूट्रिशन चाहिए वो सब उस खाने में इंक्लूड होने चाहिए, तो उसको कहते हैं बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार से प्राप्त उचित पोषण व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सके। अब संतुलित आहार से क्या होता है, संतुलित आहार से जो व्यक्ति है वो ऐसा बन जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी का, अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का, अच्छे हेल्थ का आनंद ले सके, मज़ा ले सके। उसमें संक्रमण का प्रतिरोध करने की क्षमता, ऊर्जा का पर्याप्त स्तर, यानी उसमें बिल्कुल पर्याप्त स्तर पर एनर्जी होगी, संक्रमण से वो दूर रह सकता है,
संक्रमण से प्रतिरोध रहने की उसके अंदर क्षमता होगी कि वो संक्रमण से लड़ सकता है, उसकी बॉडी में बहुत एनर्जी होगी। दैनिक कामकाज यानी डेली जो भी कामकाज होते हैं उसके दिन के, वो करते समय वो थकान महसूस नहीं करता। थकान का ना होने के साथ साथ हर आयु वर्ग के अनुसार शारीरिक, मानसिक व सामाजिक व आर्थिक, यानी हर अलग अलग आयु वर्ग होता है, बच्चों का अलग, टीनेज का अलग, जो ओल्ड मैन होते हैं उनका अलग। तो हर आयु वर्ग एज के अकॉर्डिंग शारीरिक, फिजिकली, मेंटली और सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, विकास बिना किसी बाधा के निरंतर रहना होता है। यानी हर आयु वर्ग के लोगों में निरंतर विकास होना चाहिए। अब वो हर स्टेज में होना चाहिए, वो भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, हर चीज़ से होना चाहिए। और उसी व्यक्ति को स्वस्थ भी कहा जाता है, और उसी व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। अगर वो फिजिकली फिट होगा, इमोशनली फिट होगा, और अगर वो सोशली फिट होगा, इकोनॉमिकली समृद्ध होगी उनके पास, किसी भी व्यक्ति के पास, तो उसको स्वस्थ कहा जाएगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति उसके द्वारा लिए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्धारित करती है। यानी वो कितने पोषक तत्व लेता है, कोई भी व्यक्ति के द्वारा कितने पोषक तत्व लिए जाते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है। उसकी क्वांटिटी किस पे? आपकी हेल्थ पे, कि आप कितने पोषक तत्व लेते हैं। किसी भी रोगावस्था के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। यानी अगर कोई भी इंसान बीमार है, रोगावस्था में है, अपनी रोगावस्था मतलब किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, तो उसको पोषक तत्व और ज़्यादा लेने चाहिए, आवश्यकता और बढ़ जाती है। अगर वो नॉर्मल इंसान, जो फिट फाट इंसान है, वो जितने पोषक तत्व लेगा उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व लेगा कौन? जो बीमार है, रोगी है। क्योंकि इस दौरान पोषक तत्वों को ब्रेक डाउन यानी कि नुकसान अधिक होता है। बीमारी की, कोई भी रोगी होता है तो उसके जो सेल है, जो उसकी बॉडी अंदर से फंक्शन करती है इंटरनली, तो वो ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है उसके पोषक तत्वों का। तो इसलिए उसको ज़्यादा पोषक तत्व खाने चाहिए, ऐसी डाइट खानी चाहिए। इसलिए पोषण मानव जीवन में स्वास्थ्य विकास का मूल स्तंभ है। मूल स्तंभ यानी बिल्कुल बेसिक जो चीज़ है आपके हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ का डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए, वो पोषण है। अब हम बात करते हैं पोषक तत्वों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। शरीर का निर्माण करता है, यानी शरीर की ग्रोथ करता है। बच्चा छोटा सा बड़ा होता है, ग्रोथ होती है उसकी, और किसी बच्चे की कम ग्रोथ होती है, हाइट कम रह जाती है। किसी बच्चे की अच्छी हेल्थ होती है, वो मोटा हो जाता है। कोई बच्चा इतना पतला होता है बहुत ज़्यादा। तो वो डिपेंड करता है उसके पोषक तत्वों पर, कि उसके पेरेंट्स के थ्रू या उसके माँ के थ्रू उसको कितने अच्छी डाइट मिल रही है, उसको कितना अच्छा पोषक तत्व मिल रहा है, कितने न्यूट्रिशन मिल रहे हैं उसको, तो उसकी शरीर का निर्माण होगा, बॉडी की ग्रोथ होगी। विभिन्न क्रियाकलाप यानी अलग अलग तरह के वो काम कर सकता है, अपने ऊर्जा प्रदान करता है। पोषक तत्व क्या करता है कि आपको एनर्जी मिलेगी। शरीर की संरचना करता है, शरीर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा करता है। वह संगठन आदि के लिए विभिन्न बृहत व सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व वृहत भी होते हैं, दो तरीके से होता है, वृहत और सूक्ष्म, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये अपने अकॉर्डिंग लेने चाहिए। भोजन में 50 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। अब खाने में कितने अधिक, 50 से भी अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसका हमने इंपॉर्टेंस देख लिया 2-3 लाइन में। अब हम बात करते हैं पोषक तत्व के जो 2 प्रकार हैं, उसमें क्या क्या आते हैं। वृहत वाले में कौन से आते हैं और सूक्ष्म वाले में। वृहत पोषक तत्व को इंग्लिश में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो, जो बहुत छोटे वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कम जिसकी हमें ज़रूरत होती है। मैक्रो वाले की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैक्रो में क्या आता है? वसा कहते हैं फैट को। फैट की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर कोई पतला है तो उसको फैट की ज़्यादा ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को बिल्ड करता है प्रोटीन। रेशे व जल यानी कि रेशे, फाइबर व जल यानी वाटर, इन दोनों को भी, ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब हम माइक्रो की बात करते हैं, तो माइक्रो में आ जाते हैं सबसे पहले विटामिन। सारे तरीके के विटामिन आ गए। जल में घुलनशील विटामिन, जल में जो घुल जाते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में जो फैट में सॉल्यूबल होते हैं, यानी वसा में जो घुल जाते हैं विटामिन, वो कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आपको याद रखना है। जल में घुलनशील बी सी, वसा में घुलनशील ए डी ई के, ये आपको याद रखना है। और सूक्ष्म वाले में एक तो खनिज है और एक विटामिन है। खनिज में कौन कौन से आते हैं? लौह तत्व आ जाते हैं, आयरन, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम,
सेलेनियम इत्यादि, ये सारे हमारे खनिज हैं। ये सब खनिज के नाम आपको याद होने चाहिए और ये विटामिन भी पता होना चाहिए सूक्ष्म वाले में। अब हम बात करते हैं पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं इसको देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार, यानी जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकते हैं प्रभावित करने वाले कारक हमारे पोषण स्वास्थ्य को। आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा। एक तो ये हो गया आपका जो आहार है, आपकी जो खाना है, डाइट है, और जो पोषक तत्व है उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी सुरक्षा। असुरक्षित की सुरक्षा, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण, एक इन्वायरमेंट आपका सुरक्षित होना चाहिए, ये भी एक इसमें कारक बनता है पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का। तो ये चारों इसमें आ जाते हैं। अब हमें समझना है पोषण संबंधी समस्याएं और उनके परिणाम। पोषण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं और उनका जो परिणाम है क्या निकलता है। पोषक तत्वों का अंततः पोषक तत्वों का अंत ग्रहण, आवश्यकता से अधिक व आवश्यकता से कम, आयु, लिंग, व्यवसाय अनुसार होना। यानी जो आप ग्रहण करते हैं, आप जो खाना ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, खाने को अंदर लेते हैं अपने बॉडी में, तो वो कैसे होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए कि आवश्यकता आपको जितनी नीड है आपने उससे अधिक खा लिया तो आपको क्या होगी, बीमारी हो जाएगी, खाने से रिलेटेड पोषण संबंधी बीमारी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। और आवश्यकता से कम खाएंगे तो भी बीमारी हो सकती है। आवश्यकता से ना ही ज़्यादा खाना है ना ही कम खाना है, बैलेंस में मेंटेन करना है। और अपनी आयु के अनुसार, अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, अपने काम के अनुसार आपको पोषण ग्रहण करना है। दोनों ही स्थितियाँ व्यक्ति के लिए समस्या उत्पन्न करती हैं। दोनों ही स्थिति, या तो आप अधिक खाएंगे तब भी प्रॉब्लम होगी, कम खाएंगे तब भी प्रॉब्लम होगी। और भारत में प्रायः हम दोनों ही सिरों पर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और अभी इंडिया में हम भारत के में देख रहे हैं कि हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं दोनों ही सिरों पर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पोषण संबंधी समस्याओं के क्या क्या प्रमुख कारण हैं वो निम्न तरीके से हैं। एक तो गरीबी सबसे बड़ा कारण है पोषण संबंधी समस्याओं का। गरीब होने की वजह से जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन है, वो लोगों में नहीं मिल पाता है क्योंकि लोग गरीब हैं और इसकी वजह से वो अपना बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। दूसरा है खाद्य पदार्थों की उपलब्धता ना होना। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता नहीं होगी तो भी लोगों में प्रॉब्लम्स आएंगी। अज्ञानता, यानी उनको ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि उनको अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग क्या बैलेंस डाइट है उनके लिए, वो किसी अपने डाइट न्यूट्रिशन से मिले ही नहीं होते। वो ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो सिर्फ डाइट के लिए होते हैं, आपकी डाइट बताने के लिए कि आपको क्या खाना चाहिए, आपके लिए क्या सेफ़ है और फिट रहने के लिए क्या खाना चाहिए। तो लोग उनके पास जाते ही नहीं है, उनको नॉलेज नहीं होती है, अज्ञान होते हैं वो। बेरोज़गारी भी इसका बड़ा वो है कि आपके पास कोई रोज़गार ही नहीं है, आप अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते अपनी हेल्थ पर। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का ना होना, और अगर उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा वगैरह भी है, तो उनके जागरूक ही नहीं है, वो अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है। वो सोचते हैं ये तो ऐसे ही है, ठीक हो जाएगी, या कोई भी बीमारी है तो घर में ही इलाज हो जाएगा, लेकिन वो सीरियस नहीं लेते, जागरूक नहीं है। पैक्ड फूड, फास्ट फूड का चलन, अब ये भी हो गया है कि पैक फूड आते हैं, फास्ट फूड आते हैं। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोग खाने लग गए, उससे स्वास्थ्य ख़राब होती है। बाहर के लोग पता नहीं कैसा ऑयल लगा के कैसे चीज़ों का यूज़ करके बनाते हैं। और पैक्ड फूड जो होते हैं, यानी जो बिल्कुल ऐसे फूड जो आप डेली ऐसे होते हैं कि आप घर पे लाके उसको खा सकते हैं, आपको बस फ्राई करना है, उसको खा लिया, फ्राई करना होता है, बस ज़रा सा काम होता है उसमें। तो ये फूड भी आपको हेल्थ में इफ़ेक्ट करते हैं। व्यस्त जीवन शैली, यानी व्यस्त जीवन शैली, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाते, आपको इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, तब भी आपकी हेल्थ ख़राब होगी। पति पत्नी दोनों का बाहर कार्य करना, तो वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और वो दोनों इतने बिजी हो जाएंगे कि वो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपनी बीमारी पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी अगर जॉब है तो उन दोनों को बाहर काम करना भी घर के लोगों की हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालता है। अब इसका परिणाम क्या होगा, ये सारे तो हमने रीजंस देख लिए, अब इसका क्या परिणाम होगा। सही पोषण स्तर प्राप्त ना होने की स्थिति में व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है, मैल न्यूट्रिशन का वो शिकार हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कुपोषित हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। वह शरीर विभिन्न प्रकार की
चयापचय संबंधी, त्वचा संबंधी, त्वचा यानी उसकी जो स्किन होगी उससे रिलेटेड उसको बीमारी होने लग जाएंगी। नेत्र संबंधी, उसकी आँखें में जो है वो ख़राब होने लग जाएंगी, कम दिखने लग जाएगा उसको। समस्याओं व शरीर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रोगों से वो ग्रसित हो जाएगा, यानी बॉडी में आँखों में दिखना कम हो जाएगा, स्किन में बीमारी आ जाएगी, आपकी स्किन पे कुछ भी कोई भी बीमारी हो सकती है, आपको मैलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण का आप शिकार हो जाएंगे, और शरीर के जो अलग अलग हिस्से हैं उस पर आपको कोई भी बीमारी आ सकती है अगर आपका पोषण अच्छा नहीं है, अगर आपका बैलेंस डाइट नहीं है। आप जानते हैं ये कुपोषण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो कुपोषण क्या है? किसी भी व्यक्ति की आवश्यक आवश्यकता से कम या अधिक पोषण मिलने की स्थिति को कुपोषण कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत ही ज़्यादा कम, जितनी उसकी नीड है ना खाने की, मतलब उसको ज़्यादा तो मिल ही नहीं रहा, उसको उतना भी नहीं मिल रहा जितना उसको चाहिए, उसको बहुत ही कम खाना मिल रहा है या उसको खाना नहीं ही मिल रहा, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। जिसमें अत्यधिक कुपोषण मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं को होता है, यानी बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो कुपोषण किसको देखने को मिलता है? गर्भवती प्रेग्नेंट वीमेंस को। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बहुत देखने को मिलता है, जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दूध पर डिपेंड करते हैं और उनको वो भी सही से अगर नहीं मिलता है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जो जन्म से कम वज़न और बौनेपन का शिकार होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही उनमें बहुत कम वज़न होता है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और अगर वो जन्म से ही उनमें बौनापन है तो वो उसका शिकार हो जाते हैं। में अल्प पोषण पाया जाता है, और इन सब में क्या होता है? ये कुपोषण या अल्प पोषण पाया जाता है। अब पोषण के तहत कुपोषण एक व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा से कम की प्राप्ति है। कुपोषण क्या है? हमने देखा कि उसको आवश्यक जितने उसकी नीड में पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उसको नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, या तो उसको नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, या अगर मिल भी रहे हैं तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे, उसको बहुत ही कम मिल रहे हैं पोषक तत्व, जिससे ना वो केवल वज़न कम होता है, सिर्फ उसका वज़न ही कम नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति शारीरिक और सामाजिक रूप से प्रभावित होता है। वो फिज़िकली भी उसकी हेल्थ ख़राब होगी और सोशली भी उसकी हेल्थ ख़राब होगी। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं आयोडीन की कमी से गलगंड, मृत प्रसव तथा गर्भपात का होना, बच्चों में गूंगापन होना, बहरापन होना, मानसिक मंदता तथा क्रेटिनता यानी बौनापन हो सकता है। कुपोषण की वजह से ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। आयोडीन की अगर कमी होगी तो, अगर आयोडीन वाले न्यूट्रिएंट की कमी होगी, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी, अंधापन हो सकता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स इतने ज़रूरी हैं, हर किसी न किसी कि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए सारे बैलेंस करके लेने पड़ते हैं, सारे लेने ज़रूरी है। लौह तत्व, अगर लौह आयरन की कमी होगी तो उससे क्या हो सकता है? उससे रक्तचाप यानी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ख़राब हो सकता है। अति पोषण क्या होता है? व्यक्ति अनुमानित पोषक तत्वों की आवश्यकता, अनुमानित पोषक तत्व की आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व ग्रहण करने से अति पोषण से ग्रस्त हो जाता है। अभी हमने देखा मैलन्यूट्रिशन या जो कुपोषण होता है वो उससे अलग अलग तरह की बीमारी होती है, और वो कब होता है? जब उसकी नीड में जितने न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए उससे बहुत कम मिलते हैं, तब होता है। और अति पोषण में क्या होता है? जब उसको न्यूट्रिएंट्स जितने मिलने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ओवर न्यूट्रिएंट्स अगर वो ले लेता है तो अति पोषण हो जाता है, जिससे कुछ पोषक तत्वों की अधिकता से विषाक्तता का होना, व्यक्ति का वज़न बढ़ना, उसका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। मोटापा होने पर कई प्रकार का खतरा बढ़ जाता है, और जब वो मोटा हो जाएगा तो उसमें कई बीमारी आ जाएंगी, उसके सांस फूलने लग जाएगी। इससे होने वाले कुछ रोग धुमें, हृदय रोग, उसको हेल्थ में क्या होगा? उसको ब्लड प्रेशर, उसका रक्तदाब ठीक नहीं रहेगा, हृदय के दिल की बीमारी हो सकती है उसको। तो ज़्यादा से इतना ज़्यादा भोजन लेना अति में आ जाता है वो, कि बीमारी हो सकती है। ना ही आपको इतना कम लेना है, ना ही इतना ज़्यादा लेना है। 17 पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं। भारत में हम पोषण के दोनों सिरों पर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग इतने ज़्यादा मोटे हैं कि वो इतने ज़्यादा अपने खा लेते हैं या इतना ज़्यादा अपना पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं कि उनमें ये बीमारी हो जाती है ज़्यादा वाली, मोटापे की। और फिर अगर एक बार मोटापा हो गया तो अलग अलग तरह की बीमारी हो जाती है शरीर में। और कुछ ऐसे हम देखते हैं कि जिनमें मैल न्यूट्रिशन है, जिनमें लोगों में जो कुपोषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो भारत में दोनों ही चीज़ें, अल्प अर्थात अल्प पोषण, पोषणात्मक कमियां, और अति पोषण यानी बहुत ज़्यादा ले लेना, आहार से संबंधित दीर्घकालिक संक्रामक रोग हैं।
कुपोषण का दोहरा बोझ कहा गया है, दोहरा बोझ कहा गया है कुपोषण को। स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता, यानी स्वास्थ्य का जो साइंस है, विज्ञान है, और स्वच्छता यानी स्वच्छ किसे कहते हैं, स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, क्लीनिनेस। रोग की रोकथाम व नियंत्रण करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए आंतरिक व बाह्य यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारकों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम स्वास्थ्य विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें दोनों पहलू आ जाते हैं, आंतरिक भी बाह्य भी, यानी बाहर की जो होती है एक्सटर्नल, निजी और पर्यावरणीय। यानी निजी यानी आपकी पर्सनल खुद की, और पर्यावरणीय यानी एक तो आपकी खुद की होगी, अपने पर्सनल आपका जो स्पेस होगा, सराउंडिंग होगा, वो साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। पर्यावरणीय स्वच्छता यानी आपका जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, आपकी ग्रीनरी होनी चाहिए, आपके घरों के पास पेड़ पौधे होने चाहिए सही अमाउंट में, और पर्यावरण होना, एक इन्वायरमेंट जो है अच्छा होना चाहिए, खुशहाल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो पर्यावरण स्वच्छता दोनों की ही बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य भोजन सहित मुख्यतः उसके शारीरिक परिवेश, सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है कि उसके जो सोसाइटी में आसपास पड़ोसियों का माहौल है, वो भी उसका सामाजिक परिवेश उस पर डिपेंड करता है। जीवन शैली, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका वर्क रूटीन कैसा है, वो 24 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा अपने घंटे काम में लगा रहा है तो उसकी हेल्थ ख़राब ही होगी, और अगर वो बिल्कुल ही कुछ काम नहीं करता तब भी उसकी हेल्थ ख़राब होगी। तो जीवन शैली भी डिपेंड करती है, आपकी लाइफ स्टाइल, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप कितना ज़्यादा वर्क करते हैं, व्यवहार पर निर्भर करता है, और लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन है, तो इस पर डिपेंड करता है आपकी स्वास्थ्य। अब निजी स्वास्थ्य के कुछ पॉइंट हैं। पहले, प्रतिदिन स्नान करना, यानी आप अगर रोज़ाना नहाएंगे नहीं तो आपके पसीना या जो भी बॉडी में बैक्टीरियाज होंगे वो वहीं रह जाएंगे और फिर हेल्थ ख़राब होगी। आँख, नाक, कान की नियमित सफाई व नाखूनों को साफ, स्वच्छ व सही समय अंतराल पर काटा जाना। नाखूनों में भी अगर कोई नाखून नहीं काटता तो नाखूनों के अंदर भी गंदगी फंस जाती है, तो उसको भी सही समय पे काटना और उसकी सफाई करना, और आँख, नाक, कान की भी सफाई रखना, और रोज़ाना स्नान करना। स्वच्छ वस्त्रों को पहनना, साफ़ सुथरे कपड़ों को पहनना, स्वच्छ जगह पर बैठना व उठते बैठते समय कपड़ों का ध्यान रखना। खाना खाने से पहले या बाद में हाथ साबुन से धोना, बालों को साफ़ रखना, रोज़ सुबह शाम दांतों की सफाई करना, शौच उपरांत सफाई का ध्यान रखना व हाथ साबुन से धोना, यानी वॉशरूम जाने के बाद अपने हाथ को साबुन से धोना। ये सारे आपके निजी में आ गए जो आपको खुद से क्लीनिनेस का अपनाना चाहिए, पर्सनल पॉइंट्स। अब ये पर्यावरण आ गए जो इन्वायरमेंट के हैं। घरों को प्रतिदिन साफ़ सुथरा रखना, अपने आसपास का इन्वायरमेंट, आपके घर का इन्वायरमेंट तो आप खुद साफ़ सुथरा रख सकते हैं। रोज़ाना साफ़ करना घरों को। घरों का कूड़ा और कूड़ेदान में ही डालें, यानी घरों का अगर कूड़ा है तो इधर उधर ना फेंके, कूड़ेदान में डालें, ये क्लीननेस अपनाएं। गली में ना डालें, गली के लोगों को प्रॉब्लम होगी और इन्वायरमेंट उससे गंदा होगा। साथ ही जलाया भी ना जाए, जलेगा तो फिर उसका धुआं पड़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, ओवरऑल हेल्थ ख़राब। और नए पेड़ पौधों को कुछ समय के अंतराल से लगाया जाए, नए नए पेड़ पौधे लगें। पेड़ पौधों में विषाक्त पेस्टिसाइड जैसे फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल ना किया जाए। ये कुछ केमिकल्स के नाम है जो पेड़ पौधों में लगाए जाते हैं उनको जल्दी से ग्रोथ करने के लिए। तो ऐसे केमिकल बहुत इंसान की हेल्थ को नुकसान देते हैं, क्योंकि इनकी अधिक मात्रा वातावरण में मिलकर हवा, अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो यह आपके वातावरण में मिलकर हवा के साथ मिल जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ, और वो प्रदूषित व विषाक्त बनाती है, हवा जहरीली हो जाएगी और आप उसमें जब सांस लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। व इनसे प्राप्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, और अगर किसी पौधे में कोई भी हम फल सब्जी उगता है और अगर कोई ऐसा पौधा है जिसमें ये केमिकल्स का यूज़ किया गया है उसकी ग्रोथ करने के लिए, तो उससे उगा हुआ जो भी हम फल सब्ज़ी खाएंगे तो वो हमारे खाने पे हमें नुकसान देगा, हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने का कार्य करते हैं ये सारी चीज़ें। अब घरों, फैक्ट्रियों व कारखानों में इस्तेमाल होने वाला जो हानिकारक केमिकल है तथा मानकों के अनुसार इस्तेमाल किया जाए, तय मानकों के अनुसार, कि जो भी आपको गाइडलाइंस मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में केमिकल्स का यूज़ करें जो डेंजरस केमिकल हैं, हज़ार्डियस जो है। नालों को ढका जाना चाहिए व पानी की सप्लाई के पाइप नालों के पास से होकर ना गुजरें, इसका भी ध्यान रखा जाना ज़रूरी है कि नाले ढके हुए हों, पाइप वहाँ से ना गुजरें। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वायरमेंट की सफाई के लिए। अब खाद्य स्वच्छता क्या है? खाद्य स्वच्छता विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य
को प्रभावित करने का कार्य करता है। खाद्य पदार्थ खेतों में उगाए जाने से लेकर घरों में खाए जाने तक एक लंबा सफ़र तय करते हैं। आपकी खाद में जो भी खेत होते हैं उसमें खाद होती है और उसमें फल या सब्ज़ी उगते हैं, और उसी को जब वो बड़े होते हैं लंबे समय तक एक लॉन्ग पीरियड में उसको घरों में लाकर खाया जाता है, तो जिससे विभिन्न स्तरों पर उनके दूषित होने की संभावना होती है। अब वो बहुत अलग अलग स्टेज पहले वो उग रहे हैं उन पे, फिर वो तोड़ के उनको अलग अलग जगहों में सप्लाई किया जा रहा है, तो बहुत अलग अलग तरीके की स्टेजेस होती हैं। जब हम कोई भी फल या सब्ज़ी खाते हैं तो वो दूषित हो सकता है, वो गंदा हो सकता है किसी भी स्टेज में, जिसमें फार्मिंग एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण करना, अलग अलग मार्केट में बेचा जाना, विभिन्न फैक्ट्रियाँ या कोल्ड स्टोरेज, होटल में प्रोसेसिंग व कुकिंग व घरों में भी अपनाई जाने वाली कुकिंग की विधियाँ व स्वच्छता के नियम का पालन ना होने की स्थिति में, या ऐसा होता है कि जहाँ वो खाना बन रहा है, अगर होटल में वो खाना बना है और उसको पहले वॉश नहीं किया गया उस फ्रूट को या उस वेजिटेबल को, तो वो नुकसान देगा। या फिर उसको सही ढंग से वॉश नहीं किया गया, वॉश तो किया है लेकिन सही तरीके से उसमें जो भी मिट्टी या कुछ लगा हुआ था वो नहीं हटाया है, या उसको काटा नहीं गया, ऐसे डाल दिया गया और उसके अंदर कुछ कीड़े हैं, तो वो इन नियमों का पालन अगर नहीं होगा स्वच्छता का, तो लोगों की हेल्थ ख़राब होगी। विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं फिर, जैसे हैज़ा, अतिसार आदि। आहार संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान। आहार जनित रोग तब होते हैं, आहार के रोग यानी जो भोजन के रोग हैं वो तब होते हैं जब हम दूषित व सूक्ष्म जीव युक्त भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि जो हम डेंजरस ऐसे कुछ खाने हैं जो हमारे हेल्थ को ख़राब कर देते हैं, हम कुछ ऐसे खाने खा लेते हैं जो दूषित होते हैं, सूक्ष्म जीव युक्त होते हैं। आहार जनित बीमारियां अन्य कारकों के कारण हो सकती हैं, हमें बीमारियां हो सकती हैं खाने में भी। वो कैसे हो सकती हैं? जब हम कुछ गलत तरीके से पका हुआ खाना खा लेंगे, या जो पहले से ही गंदा था वो उसको बना के खा लेंगे। खाद्य पदार्थ या बहुत दिन का रखा हुआ खाद्य पदार्थों का जीव या वैशिले पदार्थ युक्त होना, उसमें कोई जीव का या वैशिले पदार्थ का उसमें युक्त होना और आपने उसको बना के खा लिया तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी। संदूषित आहार का सेवन काफ़ी मात्रा में किया जाना, इससे आहार आपकी जो है वो आपको नुकसान देगी। दूषित संक्रमित असुरक्षित खाद्य पदार्थों का प्रयोग, जिनमें जल, मसाले, दूषित या बचे हुए तेल का दोबारा इस्तेमाल, खाना स्वादिष्ट बनाने वाले पदार्थ, रंग मिश्रण आदि शामिल होते हैं, जो कि दूषित होते हैं, संक्रमित होते हैं और असुरक्षित होते हैं। उनको खा लेना, या तो कोई ऐसा पानी पी लिया आपने जो गंदा था, आपको पता नहीं था और आपने जाने अनजाने में पी लिया, ऐसे मसाले या ऐसा तेल का यूज़ हो गया, या खाने को अच्छा बनाने के लिए जैसे होटल्स वगैरह में करते हैं, खाने को अच्छा बनाने के लिए पता नहीं उसमें क्या क्या रंग डाल देते हैं और वो अच्छे तो लगते हैं, टेस्टी हो जाते हैं बहुत, आपको खाने में पता नहीं लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन अंदर जाके वो रंग जो डाला गया था उसको टेस्टी बनाने के लिए, या जो केमिकल उसको टेस्टी बनाने के लिए डाला गया था, वो आपको बहुत ही इम्पैक्ट करेगा, आपकी हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट डालेगा। अनुचित भंडारण के कारण अनुचित नहीं यानी उचित भंडारण नहीं होगा आपका, उसकी वजह से हेल्थ इम्पैक्ट। भंडार की जगह पर कीट और कृमि नियंत्रण ना करना। संदूषित उपकरणों यानी बर्तनों को, प्लेटों को, चम्मच, गिलासों का प्रयोग, गंदे चम्मच, गंदे प्लेटों, गंदे बर्तन या गंदे गिलासों का यूज़ करने से आपको बीमारी हो सकती है। भोजन का ठीक से पका ना होना, यानी कच्चा भोजन खाने से भी आपके बीमारी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। खाद्य पदार्थों को सही तापक्रम पर संग्रह ना करना, जैसे 4 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी अगर वो सही से अच्छे तरीके से बना हुआ नहीं है, सही से बेक नहीं हुआ है, तो वो भी नुकसान देगा। अनुचित ढंग से ठंडा करना, यानी उसको सही ढंग से ठंडा नहीं किया गया। भोजन को बार बार गर्म करना, रीहीट, जितना ज़्यादा आप गर्म करेंगे उतना ज़्यादा वो जो अंदर से उसमें जो सब्सटेंस होंगे वो आपको हेल्थ पे आपकी इम्पैक्ट डालेंगे। भोजन को बिना ढके खुले छोड़ देना, रात भर खुले छोड़ दिया और सुबह में खा लिया तो वो उसमें रात भर पता नहीं क्या कीटाणु गए, कीड़े गए, आपको नहीं पता उसके ऊपर से क्या गुजरा, उसके अंदर क्या गया और निकल गया रात में ही, तो आप खा लेंगे और आपका हेल्थ ख़राब होगी। बिना ढके भोजन को, खुला छोड़े जाने वाले भोजन को नहीं खाना चाहिए। भोजन पकाते समय स्वास्थ्य विज्ञान व स्वच्छता के नियमों का पालन ना करना, अगर आप पालन नहीं करेंगे, आपको नियमों का पालन करना चाहिए। क्लीनिनेस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जैसे मैले कपड़ों का इस्तेमाल करना, अगर आप कुछ भी पका रहे हैं
और आपने मैले कपड़े के ऊपर उसको छान दिया किसी को भी, या मैले कपड़े के ऊपर सब्ज़ी को रख दिया, तो उससे वो उसमें भी जाएगा। हाथ ना धोना बनाने से पहले, या गंदे नाखून होना और उससे ही आपने अपना आटा गूँध के आपने रोटी बना ली या कुछ भी बना लिया, तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं आपकी हेल्थ पर। व्यक्ति का स्वस्थ ना होना व किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित होना। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब हम वाटर सेफ्टी यानी जल सुरक्षा की बात करते हैं। हमारा शरीर लगभग 60% जल से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जीवन के लिए उपयोगी विभिन्न कार्य जैसे कि शरीर क्रियात्मक, घरेलू उपयोगिता, सार्वजनिक औद्योगिक उपयोगिता के कार्यों में भी जल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी केमिकल जो नेम है वो H2O है। H जो है वो 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है, आयन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक व रासायनिक क्रियाएं तरल माध्यम द्वारा ही संभव हो पाती हैं, जिसमें जल की प्रधानता होती है। यानी हमारी बॉडी में, शरीर में होने वाली जो अलग अलग जैविक व रासायनिक क्रियाएं हैं वो तरल माध्यम में होती हैं, लिक्विड में होती हैं, संभव हो पाती हैं, जिसमें जल की प्रधानता होती है, उसमें वाटर सबसे ज़्यादा होता है। जल हमारे शरीर के तापमान यानी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। 20% जल कम होने पर ही व्यक्ति निर्जलीकरण का शिकार हो जाता है। अगर 20% उसमें 60 में से भी 20% उसमें वाटर जो बॉडी के अंदर कम हो गया तो उससे भी बहुत बीमारी होगी, और जिस कारण व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। यानी बहुत ज़्यादा डेंजरस डालता है ये इम्पैक्ट। जल के कारण ही हम जीवन से संबंधित विभिन्न कार्यों को सुगमता से पूरा कर पाते हैं। अपनी बॉडी में जो हमारा वाटर का फ्लो है ना, उससे ही हम सारे कामों को फ्लेक्सिबल तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। अर्थात व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए जल का शुद्ध होना अनिवार्य है। जो हम पानी पीते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पिए जल की गुणवत्ता, यानी जो आप पीते हैं जल, उसकी क्या गुणवत्ता? भौतिक गुण, रंगहीन यानी रंग से भरा हुआ, गंधहीन अगर उसमें गंध है, उसमें स्मेल है, स्वादहीन, पारदर्शी, स्वाद पारदर्शी, किसी भी प्रकार की अशुद्धि रहित, अशुद्धि उसमें नहीं होनी चाहिए। रासायनिक गुण, नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। सीसा, लोहा, जिंक आदि जैसे विषैले जो पदार्थ होते हैं उनसे मिले हुए नहीं होने चाहिए। 100% सेल्सियस पर उबालना चाहिए। उदासीन pH, जो pH वैल्यू होती है ना, वो उदासीन pH या 7 pH, जिसको हम 7 pH कहते हैं, तो 7 pH नॉर्मल माना जाता है, इतना होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही 7 से कम होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना चाहिए। जैविक गुण क्या है जल का? जल रोगजनक जीवाणु से रहित होना चाहिए, नुकसानदायक बैक्टीरिया से रहित होना चाहिए। तो ये गुण हो गए। जल को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? उबालना है 25 से 30 मिनट तक, इतने फ़ारेनहाइट पे। F का मतलब फ़ारेनहाइट होता है टेम्परेचर का, एक ये जैसे सेल्सियस होता है ऐसे फ़ारेनहाइट भी होता है, तो इतने टेम्परेचर पर उबालना चाहिए। 212। क्लोरीनीकरण करना चाहिए। क्लोरीनीकरण मतलब क्या होता है? क्लोरीनीकरण क्लोरीन से निकला है, यानी पानी की जो अधिक मात्रा है उसको एक साथ साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पानी का टैंक होता है ना, पानी का टैंक, उसको साफ़ करने के लिए क्लोरीनीकरण कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा क्लोरीन जो होता है वह पानी का अनुपात 1:20 रखा जाता है। क्लोरीन का और पानी का, ज़्यादा क्लोरीन का इस्तेमाल पानी को स्वादहीन कर देता है। क्लोरीन की एक गोली को तोड़कर 10 लीटर पानी में, एक गोली तोड़ते हैं और उसको 10 लीटर पानी में घोलकर 25 से 30 मिनट तक पड़ा रहने दिया जाता है उस गोली को पानी के अंदर ही, आधे घंटे तक, और फिर फ़िल्टर कर लिया जाता है। तो ये क्लोरीनीकरण हो गया। क्लोरीन की गोलियां बाज़ार में हालाजोन, क्लोरडेक्लोर के नाम से मिलती हैं। इन नाम से इसकी गोलियां मिलती हैं क्लोरीन की। क्लोरीन घरेलू स्तर पर जल से रोगाणुओं को नष्ट करने व गंदगी को दूर करने का सबसे सस्ता भी है, चीपेस्ट एक तरीका है, सरल भी है, इजी भी है और कुशल भी है, वह विश्वसनीय साधन है। आप विश्वास कर सकते हैं इस पर। इससे आप पानी को बहुत सही ढंग से साफ़ कर सकते हैं। इसकी गोलियां लाकर उसमें डालकर फ़िल्टर करना होता है। भंडारण, यानी भंडारण कहते हैं छानने की प्रक्रिया के पश्चात, जब आप छान लेते हैं ना पानी को फ़िल्टर करके, तो उसके बाद भंडारण, यानी जल को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करना, इकट्ठा कर घरेलू व औद्योगिक इस्तेमाल के लिए संग्रहित कर लिया जाता है, जिसे भंडारण कहते हैं। यानी उसको इकट्ठा कर लिया जाता है पानी की टंकी में, अंडरग्राउंड टैंक में, मिट्टी के घड़ों में, स्टील के बर्तनों में, विभिन्न धातुओं से बनी बाल्टियों में पानी को इकट्ठा करना।
घरेलू इस्तेमाल के लिए भंडारण की विधि का चुनाव करने से पहले ये ध्यान रखना आवश्यक है कि भंडार करने की विधि पानी की शुद्धता को प्रभावित ना करे। यानी अगर आप उसको अलग अलग जगहों पे उसको इकट्ठा कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं पानी को, तो ऐसा ना हो कि वो बाल्टी गंदी हो या वो टंकी गंदी हो के पानी गंदा हो जाए। जो आपने फ़िल्टर किया उसको क्लोरीनीकरण की वजह से वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए भंडारण करते समय। जैसे कि ये क्या है, मटके हैं, ये मटकों के द्वारा भंडारण करना, मटकों में सेव करना। अब बिजली का फ़िल्टर, बिजली के फ़िल्टर में पानी को शुद्ध करने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पूर्णतः बिजली द्वारा संचालित होता है। बिजली का फ़िल्टर बिजली द्वारा चलता है। बिजली के फ़िल्टर में 3 रंगों की लाइट होती है, लाल, पीला और हरा। लाल लाइट जो होती है वो सिस्टम के शुरू होने, पीली लाइट जल के प्यूरीफाई होने, पानी जब प्यूरीफाई होता है पीली लाइट, और हरी लाइट जो होती है पानी के प्यूरीफाई होने के बाद चलती है। इस्तेमाल के लिए लिए जाने की स्थिति है ये रही, जैसे एक्वागार्ड, ये क्या है, आरओ है। ये बिजली का फ़िल्टर जिसको हम कहते हैं आरओ, घरों में लगा होता है, इसमें पानी आता है और इसमें लाइट्स भी होती हैं। इसमें पानी साफ़ हो जाता है, पानी फ़िल्टर हो जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर होता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस। इस प्रक्रिया द्वारा पानी की कठोरता व जल में घुलनशील लवणों को कम किया जाता है। इसके द्वारा जल जो है वो शुद्ध करने की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में बांटा जाता है। सेडिमेंट फ़िल्टर होता है। आरओ में क्या क्या होता है, प्री कार्बन फ़िल्टर होता है, कार्बन ब्लॉक होता है। सेडिमेंट में क्या होता है, जो भी जंक होगा पानी में या फिर जो भी अशुद्धियाँ होती है ना, जैसे रेत या मिट्टी, वो छन जाती है। प्री कार्बन में क्या होता है, जल में जो भी रंग वगैरह है या दुर्गंध है, बदबू है कोई, तो उसको दूर कर दिया जाता है। और कार्बन ब्लॉक में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो भी दूसरी अवस्था के कुछ छोटे आकार के कण हैं, छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स हैं, क्लोरीन की मात्रा रह जाती है तो उसे आगे नहीं जाने दिया जाता, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। आरओ झिल्ली, ये क्या है, इस झिल्ली का आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये किसी भी प्रकार की अशुद्धियों को जल में जाने से रोकती है। संग्रहण टैंक, इसमें शुद्ध जल संग्रहित होता है और जलवायु से भी संपर्क में नहीं आता। जो शुद्ध जल है ना, बिल्कुल साफ़ पानी है, वो इकट्ठा हो जाता है संग्रहण टैंक में। लास्ट स्टेज होती है ये रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरीफायर, ये है एक और आरओ वाटर प्यूरीफायर। तो लास्ट स्टेज थी ये। अब हमारा यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया। लास्ट हमने आरओ के बारे में जाना था कि वाटर जो क्लीन होता है वो आरओ में किस तरीके से होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। बहुत डेप्थ में हो गया, इसलिए 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो गई है। बट अगर कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। एंड बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। अगर आपने देख ली है ये वीडियो लास्ट तक, इट मीन्स आपका चैप्टर 100% क्लियर हो गया है, आपको समझ आ गया है और ईजिली आप एग्ज़ाम में ये वाला चैप्टर तो आपका डन हो गया। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you for watching this video. Take care and bye bye.